नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड महामारी के दौरान छठी बार बात करेंगे। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 50% हुई। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा, भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के नेताओं से कोविड-19 के लिए तैयार किए जा रहे टीके को सभी देशों के साथ साझा करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। दोपहर समाचार में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे। इसके अगले दिन श्री मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। वहीं कल कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें परामर्श दिया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जांच को बढ़ावा देने के साथ साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या 49.94% हो गई है और अब तक 1,54,330 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 7,135 मरीज इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले एक दिन में कोविड-19 के 11,458 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब तक इस बीमारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,08,993 हो गई है। किसी एक दिन में कोरोना महामारी से संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों के दौरान 386 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है और इस तरह से अब तक मृतकों की कुल संख्या 8,884 हो गई है। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 2.87% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 1,43,737 परीक्षण किए गए हैं। ICMR देश में कोरोना वायरस के परीक्षण की सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रही है और कई सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी जा रही है। इस समय पूरे भारत में 885 प्रयोगशालाएं कोविड-19 का परीक्षण कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। इसके अलावा पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में मौजूदा चुनौतियों पर सलाह देगी और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के उपाय भी सुझाएगी। साथ ही कोविड-19 की प्रभावी रोकथाम के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे उपायों के एकीकरण पर DDMA को सलाह भी देगी। समिति में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के
महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं। पंजाब में कोविड-19 के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मोबाइल ऐप घर घर निगरानी की शुरुआत की है। इस मोबाइल ऐप से महामारी के खत्म होने तक राज्य भर में घर घर जाकर रोगियों की निगरानी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की इस पहल में आशा कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों को जोड़ा गया है, जो घर घर जाकर कोविड-19 के रोगियों का पता लगाने तथा परीक्षण कराने का काम करेंगे, ताकि महामारी के फैलाव को रोका जा सके। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्य में एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी निवासियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। फिलहाल ये सर्वेक्षण 518 गांव और 47 शहरी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लॉकडाउन के बाद पहली बार जिला प्रशासन ने समूचे जिले में कल से बाजार और दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। दुकानों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले श्रेणी में दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, और दूसरी श्रेणी की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। दुकानों के खुलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। दुकानदारों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है और उनसे कहा गया है कि वे कोरोना से संबंधित मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करें। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला ने शुक्रवार को लद्दाख को रेड जोन यानी अत्यधिक सावधानी वाला क्षेत्र घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी के 202 नए रोगियों का पता चलने के बाद राज्य में इससे संक्रमित रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 10,443 हो गई है। एक रिपोर्ट। स्टेट हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 31 मई से लॉकडाउन प्रतिबंध समाप्त होने के बाद से अब तक संक्रमितों की संख्या में 2,354 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस दौरान 90 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। भोपाल में कल 70 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश के कोविड-19 हॉटस्पॉट में से एक इंदौर में 50 मरीज मिले हैं। राज्य में सबसे अधिक प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,972 हो गई है। उधर राजधानी भोपाल में अब तक 2,082 मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में कल कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर आज से उपकर में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन अवधि पूरी करके घर जाने वाले प्रवासी मजदूरों पर निगरानी रखने के लिए हर गांव में समितियां गठित की जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी करके घर जाने वालों की निगरानी के लिए अब विभिन्न गांवों में ग्राम समितियां गठित की जाएंगी। इन ग्राम समितियों में शासकीय अमले के साथ ही गांव के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। घर लौटने वाले ग्रामीणों को यह समझाइश दी जाएगी कि वे अगले 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहें और पारिवारिक सदस्यों से भी यथासंभव दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोगों का समय समय पर रैंडम टेस्ट भी किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि किसी उद्योग में बाहर से श्रमिक लाए जा रहे हैं तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को जरूर दी जाए। ऐसे उद्योग जो बाहर से आने वाले मजदूरों की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं देंगे, उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में 3 नए मामलों में कोविड-19 महामारी की पुष्टि होने के बाद राज्य में अब तक इससे संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 107 हो गई है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने एक ट्वीट संदेश में ये जानकारी दी। तीनों नए रोगी हाल ही में विभिन्न राज्यों से मिजोरम वापस लौटे थे। उन्हें जोरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में अब तक संक्रमित हुए 107 रोगियों में से एक को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। नागालैंड में कोरोना के 7 और नए मामलों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 163 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इनमें से 49 व्यक्ति उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और 114 व्यक्ति अभी भी प्रभावित हैं। राज्य में कोरोना से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत जिला अस्पतालों में 53 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 143 नर्सों के पद स्वीकृत किए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति सिद्ध कोविड-19 के मामले में उपयोगी पाई गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि इस बीमारी से निपटने में सिद्ध चिकित्सा पद्धति से काफी सहायता मिली है।
सिद्ध हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, लेकिन ये नवीनतम प्रकार के वायरस का भी प्रभावी रूप से इलाज करने में सहायक है। इस पद्धति की पारंपरिक दवाइयों की सहायता से योग और प्राणायाम के साथ लगभग 100 बिना लक्षणों वाले रोगियों का परीक्षण के रूप में उपचार किया गया। सिद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस के प्रभाव को कम करने और रोगियों के स्वस्थ होने की प्रक्रिया में तेजी के प्रोत्साहित करने वाले परिणाम मिले। साधारणतः 14 दिन के संगरोध में रहने के बाद यदि रोगी में लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो जांच नहीं की जाती, लेकिन जो रोगी सिद्ध उपचार से ठीक हो चुके हैं उनमें से 7 का स्वैब टेस्ट किया गया। परिणाम में वे वायरस मुक्त पाए गए। प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि कोविड-19 के उपचार में एलोपैथी के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। इस बीच केरल में हाल ही में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों में वृद्धि को देखते हुए कोरोना संक्रमण की जांच बड़े पैमाने पर की जा रही है। एक रिपोर्ट। केरल में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के मामले बढ़कर 1303 हो गए हैं। राज्य में प्रतिदिन लगभग 5000 रोगियों की जांच की जा रही है। सबसे अधिक रोगियों वाले पलक्काडू जिले में बड़े पैमाने पर महामारी की जांच की जा रही है। इसके साथ ही जिन मरीजों में संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं उनके स्वैब टेस्ट के साथ समाज के कमजोर तबके के भी रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। वायरस के सामुदायिक फैलाव पर नजर रखने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किए जा रहे हैं। राज्य में 22 सरकारी प्रयोगशालाओं सहित कुल 34 जांच केंद्र परीक्षण का काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में बीमारी पर काबू पाने के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। दिल्ली के राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के रेस्पिरेटरी केयर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि महामारी के दौरान सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सब लोग घर पर ही रहने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है। नई दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर A.B. डे ने बताया कि कोविड-19 से वरिष्ठ नागरिकों को खतरा है, लेकिन वे कुछ सावधानियां बरतकर अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर पर ही रहने, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने जैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक सोच रखने और बीमारियों के लिए पहले से जो दवाइयां ले रहे हों उन्हें भी जारी रखना जरूरी है। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल पेड़ पाउं ना हो जाएं, घर में रहें, ये दौर भी गुजर जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के देशों से आग्रह किया है कि वे कोविड-19 महामारी के लिए तैयार होने वाले टीके को लोक कल्याण के लिए दुनिया के सभी देशों के साथ साझा करने का संकल्प लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना महामारी का टीका कुछ ही देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे दुनिया में सबको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ देशों के नेताओं ने जन कल्याण के लिए कोविड-19 का टीका सब देशों को उपलब्ध कराने की बात कही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो,
घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड महामारी के दौरान छठी बार बात करेंगे। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 50% हुई। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के नेताओं से कोविड-19 के लिए तैयार किए जा रहे टीके को सभी देशों के साथ साझा करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, प्रशासन और कॉरपोरेट ढांचे से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यों के विभागीय कार्यदल का गठन किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड निदेशक पीके मोहंती इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ये समिति इस वर्ष 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। समिति प्रारंभिक या लाइसेंस स्तर पर और परवर्ती चरणों में प्रोमोटर्स शेयरधारिता के नियमों की जांच करेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि वृहत अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजार और प्रौद्योगिकी संबंधी घटनाएं जिस तरह से बैंकिंग प्रणाली के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं, उसे देखते हुए गतिशील बैंकिंग के लिए नियमों को अनुरूप बनाना जरूरी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर पहली बार 5 खरब डॉलर से अधिक का हो गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भारी वृद्धि के कारण 5 जून को समाप्त तिमाही में यह भंडार बढ़कर 5 खरब 1 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गया है। रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बढ़कर 4 खरब 63 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर की जीएसटी में 40वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 निर्णय लिए गए। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है, जिसकी शुरुआत कोर कमांडर स्तर की वार्ता से हुई और इसके बाद स्थानीय स्तर के कमांडरों की भी बैठकें हुई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि निरंतर बातचीत के माध्यम से सभी मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। चीन के साथ सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हमने कई दौर की बातचीत की है। इस महीने की 6 तारीख को कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हुई। उसके बाद दोनों ओर के समकक्ष कमांडरों के बीच स्थानीय स्तर पर भी कई बार बातचीत हुई। परिणाम स्वरूप तनाव में कमी आई है और हमें उम्मीद है कि इस लगातार हो रही बातचीत से आपसी विवाद खत्म होगा। जनरल नरवणे आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित 146वें नियमित पाठ्यक्रम और 129वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के पूरा होने पर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के नेपाल के साथ काफी मजबूत संबंध हैं। दोनों देशों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक संबंध हैं और उनके नागरिकों के बीच भी संबंध घनिष्ठ हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई कामयाबियां हासिल की हैं। पिछले 10-15 दिनों में ही 15 आतंकियों का सफाया किया गया है। ये जम्मू कश्मीर में हमारे सभी सुरक्षा बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग और समन्वय से ही संभव हो पाया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ आज तड़के कुलगाम जिले में मीर बाजार क्षेत्र के दारपोरा निपोरा में हुई। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने कहा कि पुलिस, सेना की 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में ठोस जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और छानबीन शुरू की।
उन्होंने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए। मध्य रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान नवाचार के क्षेत्र में हासिल की गई अपनी उपलब्धियों में से एक और को शामिल किया है। रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने जांच और निगरानी तेज करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन बनाया है। ये रोबोट रेलगाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों की जांच करता है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखता है। कैप्टन अर्जुन मध्य रेलवे के सुरक्षा बल के डीआईजी आलोक बोहरा के दिमाग की उपज है। उनका कहना है कि दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण की उच्च दर इस महामारी से निपटने के प्रयासों में बाधा बनी है। इसलिए रोबोट स्क्रीनिंग के विचार से प्रेरित होकर उन्होंने इसका आविष्कार किया। कैप्टन अर्जुन को कई कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये स्टेशन अभिगम नियंत्रण में भी प्रभावी है और इससे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ेगी। कैप्टन अर्जुन में एक मोशन सेंसर, एक PTZ कैमरा और एक ड्रोन कैमरा लगाया गया है। ये रोबोटिक कप्तान संदिग्ध और असामाजिक गतिविधि का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करता है। इसमें सायरन और मोशन एक्टिवेटेड स्पॉटलाइट है। साथ ही नेटवर्क फेल होने की स्थिति में रिकॉर्डिंग के लिए इनबिल्ट इंटरनल स्टोरेज का भी प्रावधान है। कप्तान अर्जुन थर्मल स्क्रीनिंग करता है और डिजिटल डिस्प्ले पैनल में तापमान रिकॉर्ड करता है। यदि तापमान संदर्भ सीमा से अधिक हो तो इसमें लगा स्वचालित अलार्म बजने लगता है। इसमें सेंसर आधारित सैनिटाइजर और मास्क डिस्पेंसर भी है और ये स्थानीय भाषा में बात कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस रोबोटिक कप्तान अर्जुन की सहायता से स्क्रीनिंग द्वारा यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ रेलवे परिसर में भी सुरक्षा बने रहने की उम्मीद है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने आज बेंगलुरु में एक जैविक उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र शहर के कूड़े कचरे से जैविक उर्वरक तैयार करेगा। शहर के 774 पार्कों में इस उर्वरक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बेंगलुरु नगर निगम को 8.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक रिपोर्ट। येडियूरू नगर पालिका वार्ड 250 kW बिजली भी उत्पादन करता है। वार्ड में 5 टन कचरा जमा होता है, जिसको बिजली के उत्पादन के लिए काम लाया जाता है। इस बिजली को 17 नगर पालिका दफ्तर, 13 पार्क और 3 किलोमीटर तक के खंभों में बिजली से उजाला किया जाता है। इस बिजली की वजह से नगर पालिका को हर महीने 9 लाख रुपयों की बचत हो जाती है। प्रति माह बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बिजली बेचने की वजह से 6 लाख रुपए की आमदनी भी हो जाती है। कचरे के ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, जिससे हर महीने 4.5 लाख रुपए बच जाते हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा के लिए कर्नाटक से 4 उम्मीदवार कल सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित सांसद हैं पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख HD देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी के अशोक गस्ती तथा इरण कडाडी। इन 4 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों ने ही पर्चे भरे थे। पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में श्री देवेगौड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे को हार का सामना करना पड़ा था। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नबाम रेबिया को निर्विरोध चुन लिया गया है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रेबिया को निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि ये भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये पहला मौका है जब राज्य से तीनों सांसद भाजपा के हैं। इनमें से 2 सांसद लोकसभा के जबकि 1 सांसद राज्यसभा के हैं। वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा की प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 21 जून तक बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इस प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। पहले इस प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 15 जून थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सभी लोगों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 3 योग क्रियाओं का 3 मिनट का एक वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। एक संक्षिप्त वीडियो मैसेज भी डालना होगा जिसमें यह बताना होगा कि योग क्रियाओं से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को कैसे लाभ हुआ है। प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आईसीएसई बोर्ड ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बावजूद जुलाई में 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2 से 12 जुलाई के दौरान राज्य में 10वीं की परीक्षा आयोजित करने के आईसीएसई बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान बोर्ड ने तर्क दिया कि उसे परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड ने कहा कि यदि विद्यार्थी या उसके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 से पीड़ित है या फिर कंटेनमेंट जोन में रह रहा है तो वो सितंबर 2020 में फिर से परीक्षा दे सकता है। भारत ने तंजानिया की विकास यात्रा में साझेदारी जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर जॉन पोम्बे जोसेफ मेगुफुली से फोन पर बातचीत में ये आश्वासन दिया। श्री मोदी ने जुलाई 2016 में दारुसलाम यात्रा को याद करते हुए तंजानिया के साथ पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्र सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारकों सहित निश्चित श्रेणियों के विदेशियों के देश में प्रवेश को और आसान बना दिया है। ऐसे ओसीआई कार्ड धारक बच्चों को देश में आने की अनुमति दी गई है जो वयस्क नहीं है और जिनके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। सरकार ने ऐसे विवाहित जोड़ों को भी देश में आने की अनुमति दी है जहां उनमें से कोई एक ओसीआई कार्ड धारक है और दूसरा भारतीय नागरिक है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश में और आगे बढ़ गया है। ये समूचे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, पुद्दुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, ओडिशा के अधिकांश हिस्से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश भर में मानसून की प्रगति अभी तक सामान्य है, लेकिन पूर्वोत्तर में ये 6 दिन देरी से पहुंचा है। कोंकण और गोवा में 1-2 स्थानों पर मानसून की तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है और भारी वर्षा भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। देहरादून में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने या फिर धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है। बेंगलुरु में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी की संभावना है। गिलगित में तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी आने का भी अनुमान है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड महामारी के दौरान छठी बार बातचीत करेंगे। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 50% हुई। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर।
भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के नेताओं से कोविड-19 के लिए तैयार किए जा रहे टीके को सभी देशों के साथ साझा करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।